नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स में। दिव्यांशु बीपीएससी एईडीओ 14 अप्रैल को प्रस्तावित है एग्ज़ाम कोई लेकिन परंतु नहीं है। 14 अप्रैल को एग्ज़ाम हो रहा है, होने वाला है। 14 अप्रैल से शुरू है, तो आपका किस दिन होगा ये आपको या मुझे पता नहीं है। तो 14 अप्रैल को हम लोग मान कर चलेंगे, ठीक है। तो इसी के तहत बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर कर रहे हैं। फुल लेंथ भी हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। इसके अलावा एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स, स्पीडी का करेंट अफेयर्स, अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो बिहार स्पेशल का जो बिहार वास्तुनिष्ठ आया है उसे कवर करने वाले हैं। आज हम लोग सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। इसके पहले 5 सेट ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर रखा। अगर आपने ये सारी वीडियो जिसका हमने नाम लिया अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, बड़े आसानी से आप वहाँ पे एक्सेस पा सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं सारे वीडियो को, क्योंकि अलग से सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया। आसानी से आप जो मन हो, जिस प्लेलिस्ट का मन हो देखने का, आप देख सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं हरि का नाम लेकर। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो शिशुनाग ने नागदशक को पराजित किया था, ठीक है। शिशुनाग के द्वारा नागदशक को पराजित किया गया था और नागदशक जो था वो हर्यक वंश का, ठीक है, हर्यक वंश का अंतिम शासक था और शिशुनाग ने इसे 412 ईसा पूर्व पराजित किया था, ठीक है। 412 ईसा पूर्व पराजित कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को मगध की स्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था। तो ये जो है पाटलिपुत्र को स्थायी रूप से राजधानी के रूप में स्थापित करने वाले जो थे वो कालाशोक थे, ठीक है। कालाशोक जो है वो शिशुनाग के पुत्र थे और एक तरह से कहें शिशुनाग का पुत्र या शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी, शिशुनाग के उत्तराधिकारी थे, शिशुनाग के पुत्र थे। और कालाशोक के समय में ही दूसरी बौद्ध संगति हुई थी, आपको पता ही होगा, और इसने राजधानी वैशाली से पुनः स्थायी रूप से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया कालाशोक ने। और इसके ही शासनकाल में द्वितीय हमने बताया बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वैशाली में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसके द्वारा की गई थी। तो ये महापद्मनंद के द्वारा की गई थी, ठीक है। महापद्मनंद जो है इन्होंने शिशुनाग वंश के अंतिम शासकों की हत्या कर नंद वंश की नींव रखी थी, ठीक है। और पुराणों में इसे जो है सर्व छत्रांतक बोला जाता है, ठीक है। महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक बोला जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सर्व छत्रांतक का मतलब क्षत्रियों का नाश करने वाला। और इसने जो है एकराट की भी उपाधि धारण की थी, ठीक है। एकराट की भी उपाधि इसके द्वारा धारण की गई थी। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था। तो वज्जी के साथ जब अजातशत्रु युद्ध लड़ रहे थे उस समय पहली बार जो है शिलाकंटक और रथ मूसल जैसे नवीन जो शस्त्र थे उसका उपयोग किया गया था, ठीक है। अजातशत्रु ने लिच्छवियों यानी कि वज्जी संघ को ही लिच्छवियों बोला जाता है, ठीक है। तो इसी के खिलाफ जो है इन्हीं को हराने के लिए इन उन्नत हथियारों का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। अब ये रथ मूसल क्या है, तो एक गदा युक्त रथ होता था, ठीक है। और शिलाकंटक जो है पत्थर फेंकने वाली मशीन होती थी, ठीक है। और यह युद्ध जो है वो 16 वर्षों तक चला था, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। 16 वर्षों तक ये युद्ध चला था। निम्न में से कौन सा महाजनपद गणतंत्र था। ये भी भला कोई पूछने वाली बात है। वज्जी था, ठीक है। वज्जी जो है संघ 8 कुलों का एक संघ था। वज्जी संघ जो था वो 8 कुलों का एक संघ था, ठीक है, जिसकी राजधानी जो है वो वैशाली थी। अब शायद आपको चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। पहला, गणतंत्र की जब भी बात होगी तो वैशाली आपके सवाल पे आंसर आना चाहिए। इसे विश्व का प्रथम गणतंत्र भी बोला जाता है, ठीक है। बुद्ध के समय यह सबसे शक्तिशाली संघ था, ये भी याद रखिएगा, वज्जी। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुए। यहाँ से पूर्व पाषाण कालीन पत्थर के औजार और कुल्हाड़ी वगैरह भी मिले हैं, ठीक है। औजार और कुल्हाड़ी वगैरह भी मिले हैं। मुंगेर का भीम बांध क्षेत्र जो है, आप जो अभी देखते हैं भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, तो यही भीम बांध क्षेत्र जो है वो पूरा पाषाण काल के साक्ष्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। ये साक्ष्य लगभग 1 लाख ईसा पूर्व की है, ठीक है। 1 लाख ईसा पूर्व की है, ध्यान रखिएगा, माने जाते हैं ऐसा। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था।
तो ये जो है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था, आपको पता है उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आगमन हुआ था। और लगभग 800 ईसा पूर्व की अगर बात कर ली जाए तो लगभग 800 ईसा पूर्व के आसपास आर्यों का आगमन जो है वो एक तरह से आर्यों का विस्तार गंडक नदी के तट पर हुआ था। ठीक है, गंडक नदी के तट पर हुआ था और शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव द्वारा अग्नि के पीछे चलते हुए बिहार पहुंचने का वर्णन मिलता है। और इसी काल में बिहार में लोहे का प्रयोग और कृषि का विस्तार भी माना जाता है। लोहे का प्रयोग और कृषि का विस्तार भी इसी काल में माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा कब की गई थी, ये ज़रूर याद रखिएगा। 1929 में की गई थी। ठीक है, 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 1929 में सोनपुर मेले के शुभ अवसर पर की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्य उद्देश्य आपको पता ही है, जमींदारी प्रथा जो उस समय था उन सारी चीज़ों का विरोध करना और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। श्री कृष्ण सिंह इसके प्रथम सचिव बनाए गए थे, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। श्री कृष्ण सिंह जो है इसके प्रथम सचिव बनाए गए थे। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो ये जो है अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। ठीक है, अब्दुल लतीफ़ ने बिहार की आर्थिक समृद्धि और यहाँ के उद्योग का विस्तार से वर्णन किया है। ठीक है, इसके द्वारा वर्णन किया गया है। और यह जो है गंगा नदी के मार्ग से नाव द्वारा बिहार के विभिन्न हिस्सों में गया था। उसने पटना को एक विशाल और समृद्ध नगर के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, बिहार के किस उपनवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? तो ये जैनुद्दीन हैबत जंग थे। ठीक है, वह बंगाल के नायाब अलीवर्दी खां का दामाद था। ठीक है, और बिहार का नायाब नजीम भी था ये जैनुद्दीन हैबत जंग। और 1748 में अफगानों ने धोखे से इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, 1748 में अफगानों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और अलीवर्दी खान के बाद में रानी सराय के युद्ध में अफगानों को पराजित किया था। ठीक है, अलीवर्दी खान ने मतलब ये जब इनकी हत्या हो गई थी तो अलीवर्दी खां उसके बाद जो है रानी सराय का एक युद्ध हुआ था। ठीक है, रानी सराय का युद्ध हुआ था, उसी में अफगानों को अलीवर्दी खान ने पराजित किया था। बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार जो मिला था अंग्रेज़ों को वो किसके द्वारा प्रदान किया गया था? किसने प्रदान किया था? तो और कोई नहीं, ये मीर जाफ़र था, गद्दार मीर जाफ़र, जो कि 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था उस समय सिराजुद्दौला के खिलाफ यही गद्दारी करते हैं, जिसके कारण जो है अंग्रेज़ों की नींव मजबूत वहाँ से होना, एक तरह से बंगाल की मतलब दुर्दशा शुरू होती है। तो यही मीर जाफ़र जो है इसी ने अधिकार दिया था बिहार में शोरे का। ठीक है, और प्लासी का युद्ध आपको यही याद रखना चाहिए कि 1757 में हुआ था। और इसके बाद जो है मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों को व्यापारिक रियायतें दी थी। उस समय जो है बिहार बारूद बनाने के मुख्य घटक जो कि शोरे, ये बारूद बनाने का मुख्य घटक है शोरा। ठीक है, ये शोरे का प्रमुख उत्पादक हुआ करता था और अंग्रेज़ों ने इसे डचों और फ्रांसीसियों से छीन कर अपना एकाधिकार स्थापित किया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले आप जानिए कि बक्सर का युद्ध हुआ कब था? तो 1964 में हुआ था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है वो हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये 1964 तो याद रखिएगा ही, कभी कभी ये डेट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये 22 अक्टूबर है डेट, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, 22 अक्टूबर 1964। ठीक है, इसमें अंग्रेज़ों ने मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, मीर कासिम थे और शुजाउद्दौला थे और शाह आलम द्वितीय थे, तीनों थे। और इसी जीत के बाद जो है भारत में ब्रिटिश शासन की नींव जो है वो स्थायी रूप से मजबूत होना शुरू हो गया था। 1857 के विद्रोह में कहाँ के पुलिस जो है जमादार हसन अली खां को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? ये जमादार हसन अली खां जो थे ये कहाँ के पुलिस थे जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? तो ये जो है तिरहुत के थे। ठीक है, तिरहुत के थे, ध्यान रखिएगा। ये जमादार हसन अली जो है ये तिरहुत के थे। निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो मजरूल हक, हुसैन खां, राजेंद्र प्रसाद। इनमें से कौन नहीं थे? तो मजरूल होम रूल लीग से संबंधित थे, हुसैन खां भी थे, राजेंद्र प्रसाद जो है होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। किसके द्वारा? तो मजरूल हक जी के द्वारा की गई थी, इनकी अध्यक्षता में हुई थी। और एनी बेसेंट जो है 2 बार 1918 में पटना आई थी। ठीक है,
और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो मुख्य रूप से गांधीवादी आंदोलन यानी चंपारण सत्याग्रह वगैरह में सक्रिय थे। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में गया में हुआ था। पिछले सेट में हमने इसे कवर किया था, ठीक है। और कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा 1922 में हुआ था। और पिछले में हमने 27वां अधिवेशन देखा था जो कि पटना में हुआ था, बांकीपुर में। और ये कब हुआ था तो 1912 में हुआ था, ठीक है। 27वां 1912 में, 37वां गया में 1922 में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता जो है वो CR दास जी के द्वारा की गई थी। CR दास यानी चित्तरंजन दास के द्वारा की गई थी। और इसी अधिवेशन के बाद जो है परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी गुटों के बीच मतभेद हुआ था, जिसके कारण आप सुनते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 अगस्त 1929, ठीक है। ये 10 अगस्त 1929 को मनाया गया था राजनीतिक पीड़ित दिवस। क्यों मनाया गया था? तो ये विभिन्न हिस्सों में कैद क्रांतिकारियों के समर्थन में मनाया गया था। पटना में राजेंद्र प्रसाद और अन्य नेताओं के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया था। और इसका उद्देश्य जो था वो जेलों में जो बंद थे राजनीतिक कैदियों, उनकी खराब स्थिति की ओर लोगों का या सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव पूछा जाएगा तो जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण थे। और ये सचिव की बात, अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आचार्य नरेंद्र देव थे, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव इस पार्टी के अध्यक्ष थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सचिव पूछा जाएगा तब होगा जयप्रकाश नारायण, है ना। और इसकी औपचारिक स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई थी, ठीक है। अंजुमन इस्लामिया में हुई थी। और इस पार्टी ने बिहार के किसानों और मजदूरों को संगठित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो ये श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इसका सही जवाब है। उन्होंने मुंगेर के गढ़पुरा, ठीक है, गढ़पुरा में नमक कानून भंग कर आंदोलन की शुरुआत की थी। और आंदोलन के दौरान जो है पुलिस की लाठी से श्री कृष्ण सिंह घायल भी हुए थे। मुंगेर बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के सबसे सक्रिय केंद्रों में से एक रहा था, ठीक है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। और इसकी अगर स्थापना पूछी जाए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, तो इसकी स्थापना जो है वो 1908 में, 1908 से आपको याद आ जाना चाहिए कि इसी वर्ष जो है खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। हसन इमाम एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे और बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने थे, जिनकी हम बात कर रहे हैं। और इस कमेटी ने बिहार को अलग प्रांत बनाने की मांग का भी समर्थन किया था, यानी बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। और बिहार में इसकी स्थापना जो है वो फरवरी 1923 में हुई थी, अभी हमने ऊपर बताया था, ठीक है। 1923 में हुई थी। और प्रोफेसर अब्दुल बारी इसके सचिव थे, ठीक है। प्रोफेसर अब्दुल बारी इसके सचिव थे। अब्दुल बारी जो है इसके सचिव थे, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, है ना। और स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो परिषदों में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य था। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल को सौंपा गया था, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल को, इन्होंने 1913 में पटना में इस क्रांतिकारी संगठन की शाखा का एक तरह से स्थापना किया था, शाखा इनके द्वारा खोला गया था। और इसका उद्देश्य अगर पूछ लिया जाए तो युवा वर्ग जो थे, युवा वर्ग में क्रांतिकारी विचारधारा और हथियारों के प्रयोग का प्रशिक्षण देना था। BN कॉलेज के छात्र इसके प्रमुख सदस्य थे, ठीक है, जो वर्तमान में BN कॉलेज है गांधी मैदान के पास, इसके प्रमुख सदस्यों में से एक थे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये पटना था, आसान सा क्वेश्चन है। और वहाबी आंदोलन मूलतः एक इस्लामी सुधारवादी आंदोलन था जो बाद में ब्रिटिश विरोधी भी बन गया, ठीक है। और पटना को इस आंदोलन का स्थायी केंद्र बनाया गया था। सैन्य मुख्यालय भी यहीं पर था इसका, ठीक है, सैन्य मुख्यालय भी था माना जाता था। और सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में यह आंदोलन बिहार में फैला था। ये याद रखिएगा, सैयद अहमद बरेलवी, ठीक है, बरेलवी याद रखिएगा। द बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? तो द बिहार हेराल्ड के संपादक गुरु प्रसाद सेन थे, ठीक है। गुरु प्रसाद सेन द बिहार हेराल्ड के संपादक थे। और यह बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था, ठीक है। इंग्लिश समाचार पत्रों की बात की जाए तो ये पहला था और 1875 में ये शुरू किया गया था, ठीक।
ठीक है, 1875 में। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, अभी हमने चर्चा किया, तो 11 अगस्त 1908 को दी गई थी। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को। क्यों दी गई थी, तो इन्होंने मुजफ्फरपुर बम कांड जैसे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था और इसके लिए इन्हें दोषी ठहराया गया था। वे मात्र 18 वर्ष की आयु के थे उस समय। ठीक है, मात्र 18 वर्ष इनकी आयु थी। उस पर सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले यही थे, खुदीराम बोस। इनकी शहादत के बाद बिहार के युवाओं में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी या राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए एक अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था। ठीक है, 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो उमाकांत प्रसाद सिंह भी थे और रामानंद सिंह भी थे। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ए और बी इसका दोनों सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस कांड में उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह ये लोग तो थे ही, है ना। इसके अलावा देवीपद चौधरी भी थे, देवीपद चौधरी। ठीक है, देवीपद चौधरी जैसे 7 छात्र जो है वो शहीद हुए थे, है ना। छात्र सचिवालय भवन पर तिरंगा फहराने गए थे, है ना, तिरंगा फहराने वहाँ पर गए थे और उन पर जो है गोली चला दिया गया था। तत्कालीन कलेक्टर उस समय WG आर्चर थे। उसी क्रूर जो कलेक्टर था उसी के आदेश पर निहत्थे छात्रों पर गोली चलाई गई थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? गोपालगंज का है, 918 है। माफ़ कीजिएगा, ये तो बिहार का मैंने बता दिया। गोपालगंज का 1021 है। ठीक है, और यह बिहार का एकमात्र ऐसा ज़िला है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, बाकी हर जगह कम है, ध्यान रखिएगा। और सबसे कम लिंगानुपात अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा मुंगेर। कितना है यहाँ? तो 876 है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी वीडियो देखने बैठिए एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए। हो सकता है कि 50 पॉइंट आपको ना मिले, लेकिन 10 तो मिल जाएगा, 5 तो मिल सकता है। वही 5-5 आपका जमा होते होते 50 हो जाएगा, वही आगे चल के 500 हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर बात कर ली जाए तो छठा है। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से कौन स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल बने थे? ठीक है, कौन बने थे? तो ये जयराम दास दौलत राम बने थे स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, इनका कार्यकाल जो है वो 15 अगस्त जब आज़ाद हुआ था भारत 1947 से 11 जनवरी 1948 तक था। ठीक है, और स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के पहले राज्यपाल जेम्स डेविड शिफ्टन थे, ये भी नाम याद रखिएगा। प्रसिद्ध सीता कुंड का संबंध किससे है? पिछले वीडियो में हमने इस पर बात किया था। यह मुंगेर में स्थित है और गर्म है ये। ठीक है, गर्म है, गर्म जल कुंड है। ठीक है, गर्म जल के लिए फेमस है और ऐसी मान्यता है कि माता सीता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए यहाँ अग्नि परीक्षा के बाद स्नान किया था। ठीक है, ऐसी मान्यता है। और मुंगेर में ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड और राम कुंड भी प्रसिद्ध है। तो आप नाम पर देख पा रहे होंगे, राम कुंड, तो लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड। तो यहाँ से एक चीज़ समझिए कि जो भी रामायण से मिलता हुआ नाम आपको दिखेगा, आपको अगर नहीं याद है तो आराम से आप मुंगेर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ सीता कुंड, राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, ये सब वहीं है मुंगेर में। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तो ये पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। तराई मिट्टी जो है नेपाल की सीमा से लगे ज़िलों जैसे कि पश्चिमी चंपारण, इसके अलावा सीतामढ़ी में भी, ठीक है, सीतामढ़ी में भी पाई जाती है। इसके अलावा बात कर ले तो अररिया में भी पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी अधिक वर्षा और दलदली क्षेत्र होने के कारण नम युक्त रहती है और यह धान और गन्ने के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ठीक है, धान और गन्ने के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से है? तो नचारी से भी है, झिझिया से भी है, जोगीला से भी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 32 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है। नचारी जो है भगवान शिव से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। और जोगीड़ा जो है वो होली के अवसर पर होता है, बोला भी जाता है जोगीड़ा सारा रारा, है ना, होली के अवसर पर। और झिझिया जो है वो मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में होता है। ठीक है, मिथिला क्षेत्र में होता है और मिथिला क्षेत्र में
वर्षा की कामना हेतु इसका जो है नृत्य किया जाता है, ठीक है, वर्षा के लिए। और ये जो नचारी आपको दिख रहा है, नचारी नृत्य के प्रवर्तक, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, प्रवर्तक जो है वो विद्यापति थे, ठीक है, विद्यापति मैथिली के काफ़ी प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध है, मतलब एक तरह से मैथिली के मतलब शेक्सपियर है ये विद्यापति, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस ज़िले से है? तो बेगूसराय से है, ठीक है, बेगूसराय से है। इनका जन्म बेगूसराय के सिमरिया में हुआ था, सिमरिया गांव में कब हुआ था? तो 1908 में, ठीक है, 1908 में वही वर्ष है जब खुदीराम बोस को मात्र 18 वर्ष की उम्र में फांसी हुई थी। और इन्हें हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी प्रख्यात है ये हिंदी साहित्य के लिए, और राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इनका प्रसिद्ध रचनाएं अगर कुछ आपको याद रखनी हो तो उर्वशी याद रखिए, ठीक है, उर्वशी याद रखिए, रश्मिरथी याद रख सकते हैं, कुरुक्षेत्र याद रख सकते हैं, ठीक है, कुरुक्षेत्र याद रख सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वाले को शादी के समय कितनी सहायता राशि के रूप में दी जाती है? कितनी राशि दी जाती है? तो ये महज 5,000 रुपये दी जाती है, ठीक है, 5,000 रुपये सहायता के रूप में दी जाती है। और यह योजना जो है वो BPL जो है, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के लिए है। और इसका उद्देश्य जो है वो बाल विवाह जैसी सामाजिक जो कुरीति है, कुप्रथा है, उसको रोकना है, ठीक है, और विवाह पंजीकरण को प्रोत्साहित करना। वर्तमान में कई नई योजनाओं के माध्यम से इसे और सुदृढ़ किया गया है, ठीक है। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो ये 38 है, 38 ज़िले हैं, तो जाहिर सी बात है हर ज़िला में एक एक जिला परिषद होंगे, तो 38 है संख्या इसकी, 38 ज़िले हैं, ठीक है। जिला परिषद जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का जो त्रिस्तरीय ढांचा है, इसमें सबसे ऊपरी यही है, सबसे ऊपर यही है, ठीक है। और इसके सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। पटना नगर निगम की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है, कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 15 अगस्त 1952। और स्पेसिफिक अगर याद रखना हो तो 15 अगस्त 1952 की इसकी स्थापना हुई थी पटना नगर निगम की। और यह बिहार का सबसे पुराना नगर निगम है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पटना को नगर पालिकाओं की श्रेणी में लाने का प्रयास जो है वो 1864 से ही शुरू हुआ था, लेकिन ये 1952 में, 15 अगस्त 1952 में सबसे पहला नगर निगम के रूप में पटना स्थापित हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 177 के तहत, ठीक है। अगर पूछा जाए महाधिवक्ता का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 165, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एडवोकेट जनरल राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था। और इसकी नियुक्ति जो है वो अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। वह सरकार का कानूनी प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सदन में वोट नहीं डाल सकता है, ठीक है। और एक चीज़ हमने बताया था कि महाधिवक्ता जो होते हैं वो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, जब चाहेंगे राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये तो महान्यायवादी के बारे में बता दिया हमने, गवर्नर के, ठीक है, गवर्नर के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है, प्रसाद पर्यंत काम नहीं करते हैं, गवर्नर के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं, तो राज्यपाल होते हैं, विधान परिषद होते हैं और विधानसभा होते हैं, तीनों होते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। विधानसभा इज इक्वल टू लोकसभा, यानी कि निचला सदन। विधान परिषद इज इक्वल टू राज्यसभा, यानी कि ऊपरी सदन, ठीक है। राज्यसभा का भी भंग नहीं होगा, ठीक उसी तरह विधान परिषद का भी भंग नहीं होगा। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, जिसमें बिहार भी है। अब ये आज के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, वे 6 राज्य का नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, किस अनुच्छेद में किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद 215 में किया गया है, ठीक है। अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का अर्थ है कि इसके निर्णय भविष्य के लिए रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखे जाएंगे, ठीक है। अभिलेख न्यायालय का मतलब यही होता है। और यह न्यायालय जो है अपनी अवमानना के लिए सजा देने का भी अधिकार रखता है। सुप्रीम कोर्ट के लिए यही प्रावधान अगर पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में है, तो ध्यान रखिएगा ये 129 है, ठीक है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 75 है। और ये 16 जो दिख रहा है ये राज्यसभा सीट है, ठीक है। और ये जो 40 दिख रहा है ये लोकसभा है, ठीक है। चलिए अगला है कि
बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो ये 20 जुलाई 1937 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिख रहा है चीज़ वो सही है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत चुनाव हुआ था और उसके बाद जो है पहली कांग्रेसी सरकार बनी थी। 1937 में श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, इससे पूर्व जो है वो मोहम्मद यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार बनाई थी, लेकिन बहुमत न होने के कारण इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो राज्य के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, यानी कि अगर पटना के राज्यपाल को शपथ दिलाया जाएगा तो पटना हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे, वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। ठीक है, और शपथ का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद किस में दिया गया है, ये आपसे पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 159 में दिया गया है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उस राज्य के उच्च न्यायालय के, वो उन्हें शपथ दिलाएंगे। ठीक है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी बिहार के किस जिले में है? तो ये गया में है। ठीक है, गया में है ब्रह्मयोनी पहाड़ी, और गया की एक अत्यंत पवित्र और ऊंची पहाड़ी में से एक है ये। ठीक है, चलिए ये स्टडी मोड लग गया, इसे हटा दे रहे हैं। चलिए, तो ब्रह्मयोनी पहाड़ी की हम बात कर रहे थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो है इस पहाड़ी का संबंध भगवान ब्रह्मा से माना जाता है। भगवान ब्रह्मा से माना जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए ब्रह्मयोनी पहाड़ी जो है नाम रखा गया। और यहाँ से फल्गु नदी और पूरे गया शहर का विहंगम दृश्य भी दिखाई देता है अगर आप ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर चढ़ेंगे। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, जो कि जमुई में है। ठीक है, जमुई में, और स्पेसिफिक जानना हो तो झाझा में है। रामसर साइट का इसे दर्जा मिला हुआ है, रामसर साइट का दर्जा मिला है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का क्वेश्चन नंबर 2, बिहार में वर्तमान में कुल कितने रामसर साइट है? ठीक है, कितने रामसर साइट है आप हमें ज़रूर बताइए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? ठीक है, राजगीर में जो रोपवे है उसका निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो ये जापान के सहयोग से किया गया है। ठीक है, और यह जो है रत्नागिरी पहाड़ी, याद रखिएगा, रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है और वहाँ पर विश्व शांति स्तूप, ठीक है, विश्व शांति स्तूप पर पहुंचने का आसान रास्ता है। ठीक है, एक आसान साधन, और इसका निर्माण जापान के निप्पोजान म्योहोजी, ठीक है, इनके सहयोग से हुआ था और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा रोपवे है। ठीक है, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे कहाँ पे है? गोपालगंज में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। यहाँ प्रसिद्ध माँ थावे वाली का प्राचीन मंदिर है जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, यहाँ जो है चैत्र मास में, चैत्र महीने में एक विशाल मेले का भी आयोजन किया जाता है। और थावे रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी जो है वो कुछ किलोमीटर, यानी अगर आप जाना चाहें तो थावे रेलवे स्टेशन है, आप आसानी से जा सकते हैं गोपालगंज में। और ये वही गोपालगंज है जहाँ पर एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर महिलाएं पुरुष से ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि सेक्स रेशियो 10:21 है यहाँ की। ठीक है, बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन है? तो सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो NH-31 है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यह राजमार्ग बिहार के कई प्रमुख जिलों जैसे कि पटना है ना, पटना, बेगूसराय, इसके अलावा खगड़िया, इसके अलावा पूर्णिया, इन सारे जिलों से गुजरता है। चलिए, अगला है बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत 1860-62 में हुई थी। ठीक है, 1860-62 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है ना। और बिहार में पहली जो है रेल लाइन ईस्ट इंडिया रेलवे के द्वारा बिछाई गई थी, जाहिर सी बात है। और यह हावड़ा से मुगलसराय को जोड़ने वाला मुख्य लाइन का हिस्सा था जो 1860-62 में जिसकी स्थापना हुई थी। और बिहार में पहली ट्रेन जो है वो 1862 में दौड़ी थी, चली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 2019 में किया गया था। 2019 में भी कब? तो 17 फरवरी 2019 को। और इस परियोजना की कुल लागत लगभग 13,000, ठीक है, 13,000 करोड़ रुपये है। इसमें 2 कॉरिडोर पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण शामिल है। इसकी कुल लंबाई लगभग 31 किलोमीटर है।
ठीक है, 31 किलोमीटर अभी तक प्रस्तावित है, निर्धारित है। बिहार में कुल सीमावर्ती ज़िलों की संख्या कितनी है? तो सीमावर्ती कुल ज़िले जो हैं वो 22 हैं, ठीक है। अब कौन कौन से? तो 7 ज़िले आपको पता है कि नेपाल से लगते हैं, है ना, 7 ज़िले नेपाल से लगते हैं। यूपी से अगर पूछ लिया जाए तो 8 ज़िले लगते हैं। झारखंड से पूछ लिया जाए तो 8 ज़िले लगते हैं। वेस्ट बंगाल से पूछ लिया जाए तो 3 ज़िले लगते हैं, ठीक है। 8 8 16 और 7 23 और 3 कितने हो जा रहे हैं? 23 और 3 26, जिसमें से एक एक आप घटा देंगे, 4 घटा देंगे। 26 में से 4 क्यों घटाएंगे? तो किशनगंज जिला है जो कि नेपाल से भी लगता है और वेस्ट बंगाल से भी लगता है। उसी तरह इधर आप आ जाएंगे तो पूर्वी चंपारण है, वो नेपाल से भी लगता है, यूपी से भी लगता है, तो 4 जिला आप माइनस करेंगे। कटिहार, रोहतास और किशनगंज जैसे ज़िले जो हैं वो 2-2 राज्यों से, कटिहार भी इधर लगता है ना। सीमावर्ती ज़िलों का अध्ययन जो है बिहार के भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपको बोला भी था कि बिहार का जो है मैप आपके रूम में ज़रूर होना चाहिए। तो इस तरह से हमने सेट नंबर 6 को कवर कर लिया, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई सलाह हो, कोई मशवरा देना हो तो बिल्कुल उसका स्वागत है, आप हमें ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई जारी रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।